जनाब, जैसा कि आप जानते हैं, कलीमा जिसका एक मशहूर शेर भी है कि कोई बज़्म हो कि कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है। कोई बज़्म हो कि कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है। जहां रोशनी की कमी मिली वहां एक चिराग जला। तो दोस्तों जी, तालियां बजते रहनी चाहिए ताकि लगे कि ऑडियंस हमारी जो है जागी हुई है, बेदार है और अभी लॉकडाउन से उतनी उकताई नहीं है, अभी 6 महीना और झेल सकती है। तो दोस्तों, कलीमा जिसका जो ये शेर है, पता नहीं शादाब साहब के जहन में ये शेर रहा हो या ना रहा हो, लेकिन हमारा जो मकसद है, जो चिराग ट्रस्ट का जो मकसद है, वो इस शेर में कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, झलक जाता है। और मैं शादाब से गुजारिश करूंगा कि इस शेर को कहीं ना कहीं वो मोटो और अपना लाहे अमल जिसे कहते हैं वो बना ले कि हमें करना यह है कि समाज के जो बच्चे हैं हम उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं। क्या हम उनकी माशी तौर पे मदद कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ रहा है, ट्यूशन छोड़ रहा है कि उसके पास ट्यूशन या स्कूल की फीस 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया नहीं है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये हम तमाम लोगों के लिए, तमाम फुलोरिया वालों के लिए, तमाम बखौल वालों के लिए एज ए मुस्लिम, एज ए कम्युनिटी, एज एन इंडियन, एज ए बिहारी शर्म की बात है कि अगर एक बच्चा उसका दिल्ली में या मालूम है या हैदराबाद में या मुंबई में कहीं एडमिशन हो चुका है, किसी बच्ची का एडमिशन हो चुका है, लेकिन उसके माँ बाप इतनी सकत नहीं रखते हैं कि उसकी फीस भर सके, और वो बच्चा महज इस वजह से, सलाहियत है उसके पास, जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है, महज पैसे की कमी है, इस वजह से अगर कोई तालीम छोड़ देता है तो ये हम तमाम लोगों के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक और बता दूं कि तालीम बिल्कुल फ्री, तालीम बिल्कुल फ्री। मैं उसकी शर्त ये है कि आपके अंदर थोड़ी चालाकी होनी चाहिए, थोड़ी होशियारी होना चाहिए, थोड़ा जज्बा होना चाहिए। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, अकलियतों के लिए, अकलियतों में जो कम्युनिटी आती है, हिंदू को छोड़ के, सिख, क्रिश्चियन, पारसी या वो लोग जिनका कोई मजहब नहीं है, और मुस्लिम, इनके लिए इतनी सारी स्कॉलरशिप है कि मैं क्या बताऊं। लेने वाले मैं दिल्ली में ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो महज किसी छोटे मोटे कोर्स में ले लेते हैं ताकि सरकारी सारी स्कीमों का वो फायदा उठा सके, और वो इतना फायदा उठाते हैं कि जितना वो जॉब में नहीं कमा सकते थे उतना इतनी उल्टी पल्टी चीजें करके वो करते हैं। और दूसरी बहुत सारी स्कीम है, सिर्फ एक माइनॉरिटी वाली नहीं, एक सेंटर की स्कॉलरशिप होती है और फिर एक स्टेट की स्कॉलरशिप होती है। एक मोदी जी देंगे और एक जो है हमारे सीएम साहब देंगे, नीतीश कुमार जी, है ना, और जिली सतह पर भी स्कीमें होती हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास कुछ महीना पहले एक कॉल आई थी कि सीतामढ़ी का कोई बच्चा या तो आईएएस की तैयारी कर रहा हो या जो है लॉ कर रहा हो, एलएलबी पढ़ रहा हो, वकालत की पढ़ाई कर रहा हो, तो सीतामढ़ी के कोई साहब हैं जो उसकी पूरी मदद करना चाहते हैं, उसका पूरा खर्चा उठाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में तलाश किया, अलीगढ़ में फोन किया, जामिया हमदर्द में लोगों से पूछा, मैंने अपने फुलोरिया के दोस्तों से कहा, और मुझे कोई भी एक ऐसा लड़का नहीं मिला जो अपने जिला का हो, आईएएस की तैयारी कर रहा हो, बाकायदा कहीं इनरोल्ड होकर तैयारी कर रहा हो और एलएलबी कर रहा हो। होंगे बच्चे, लेकिन मेरी वहां तक पहुंच नहीं हो सकती, ये अफसोस की बात है। लेकिन ये लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में देखते होंगे, रोजाना ऐसी स्कीमें आती हैं कि ये फ्री आईएएस की तैयारी करा रही हैं, ये जो है मदरसे के फारिगीन को आगे पढ़ाते हैं, ये मदारिस के फारिगीन को 2 साल का अंग्रेजी कोर्स पढ़ा के साथ में पैसा भी देते हैं। इस तरह की बहुत स्कीमें हैं, लेकिन हम बेखबर, अनजान और नादान रह जाते हैं। तो चिराग ट्रस्ट ये करेगा कि ऐसे बच्चों को वो खुद मदद भी करे, और इस तरह की जो न्यूज है, इस तरह की जो फैसिलिटीज है, इस तरह की जो सहूलतें दस्तयाब हैं, वो जो है लोगों को बताए, उनको पहुंचाए। अगर अखबार में हिंदी में या इंग्लिश में छोटी सी न्यूज छप जाती है कि ये डेट है, इतना इतना अप्लाई करना है, ये क्लास वाले प्रोफेशनल कोर्सेज के उम्र मिलते हैं, जो बीटेक वाले होते हैं, बीएड वाले होते हैं, उसमें ज्यादातर स्कॉलरशिप होती है, या जो है मेडिसिन वाले इस तरह की ज्यादा होती है स्कॉलरशिप वगैरह, जो मैंने अपनी तरफ से देखा है। जमीयत उलमा भी स्कॉलरशिप देती है, क्या आप लोगों को पता है? जमीयत उलमा हिंद स्कॉलरशिप देती है, लेकिन कितने लोगों को ये खबर है? और अगर नहीं है तो मैं जमाल भाई से गुजारिश करता हूँ कि जब इस तरह की न्यूज आए तो आप उसको 1 रुपए का ज़ेरोक्स निकाल करके पोल पे 3-4 जगह गांव में लगा दें, ताकि बच्चों को पता चले, उसको सहल जबान में, अगर इंग्लिश में है तो उर्दू में लिख दें, उर्दू में अगर बिहारी वाली उर्दू है तो उसको सहल में लिख करके चिपका दें कि जो बच्चे इस कोर्स में हैं और ये फैसिलिटी है उनके पास, बात दफा परसेंटेज की भी उसमें शराहत अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से लोगों को पैसा देता है, तो वो लगा दें। अगर उन्होंने नहीं लगाया है तो मैं
होता ही समझेंगे। और आइंदा से इस बात पे वो ध्यान दें कि हम में से हर शख्स जो भी ये कर सकता है वो लोगों को बताए। कम से कम आप इंफॉर्मेशन तो लोगों तक पहुंचाइए। हमारे गांव के बच्चों और बच्चियों को ये पता तो चले कि ये फैसिलिटीज हैं। दूसरी एक और बात कि जो लोग पिछड़ी बिरादरी में आते हैं, यानी वो शेख, मिर्जा, सैयद, ये जो है गवर्नमेंट की नजर में बड़ी बिरादरी में आते हैं। हालांकि हमारे एक दोस्त शेख हैं, वो जोक करते हुए कह रहे थे कि यार शेख की हालत तो अंसारियों से भी बदतर है। अगर आप उनका समाजी ये देखें, खाने कमाने वाला, तो वो वैसे ही है जैसे दीगर बिरादरी है, शाह बिरादरी है, नदाफ बिरादरी है। हुआ वो तो हमारे वो दोस्त जोक करते हुए कह रहे थे कि हुआ ये सादत भाई कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था या ये लिस्ट बन रही थी कि कौन अपर कास्ट, कौन फॉरवर्ड है, कौन बैकवर्ड है, कौन पिछड़ा है, किसको रिजर्वेशन देना है, किसको रिजर्वेशन नहीं देना है, किसको आरक्षण की लिस्ट में रखना है, किसको नहीं लेना है, तो जो शेख बिरादरी है ना, उसको इन्होंने समझ लिया कि ये सऊदी वाले शेख हैं जो बड़े बड़े मोटे होते हैं, तेल के कुएं होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। वो इंडियन शेख को उन्होंने सऊदी का शेख समझ लिया और उनको जो है रिजर्वेशन की लिस्ट से खारिज कर दिया। हालांकि रिजर्वेशन शेख बिरादरी को भी मिलना चाहिए। खैर ये एक अलग बहस है, एक मजाक था एक तरह का। तो जो है, जो हमारे गांव के वो लोग हैं जो उस लिस्ट में आते हैं कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जो आरक्षण में आते हैं, उनकी ये खास जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे और बच्चियों को आगे बढ़ावे, क्योंकि उसका इतना फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनरल के बच्चों को, अगर एक बच्चा शेख है या सैयद है या खान है, कुरैशी बिरादरी भी मेरे ख्याल से पिछड़ी में आती है, कुरैशी बिरादरी है, तो हालांकि कुरैशी बिरादरी माशी तौर पे बहुत मजबूत है, तो जो नदाफ बिरादरी है, जो शाह बिरादरी है, जो अंसारी बिरादरी है, उनको चाहिए कि बच्चों को अपने हौसला दें। वो अपने घरों के बाहर कहीं कहीं पर एक जगह पर पोस्टर लगा दें कि आप आगे बढ़िए। अगर शेख बच्चे को 80% लाना है कोई एग्जाम पास करने के लिए या कहीं दाखिला लेने के लिए, तो वहां हमारे शाह सरनेम के बच्चे को 50% 50 लाना पड़ेगा। यानी वो खेलते कूदते थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो से ले आएगा, जो कि बाद दफा जनरल बच्चों को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं चाहूंगा कि सादत भाई भी इस पर फोकस करेंगे रिजर्वेशन के ऊपर। तो जो हमारे गांव के पिछड़े हुए लोग हैं, उनको ये पता चले कि नहीं, हमारे पास तो बहुत फैसिलिटीज है। गवर्नमेंट की एक और स्कॉलरशिप है, हमारे उस्ताद उससे फायदा उठाते हैं कि अगर आपके पास एक ही बच्ची है तो उसको एक स्कॉलरशिप मिलती है। हम में से कितने लोग जानते हैं? क्यों नहीं जानते? वो जाएं। हमारे कंचनपुर में सितारे भाई हैं, वो फॉर्म वगैरह भरते हैं, 5 पट्टी में लोग फॉर्म भरते हैं, उनके पास जाके पूछें कि इस तरह की क्या क्या फैसिलिटीज है, उनसे अप्लाई करें। और उससे बहुत तो पैसा कहीं मजबूरी नहीं है। तो चिराग अरस कई तरह के काम करने का इरादा रखता है। अभी चूंकि हमारी नई बुनियाद है, अभी हम 1 साल के ही हैं, तो अभी हमारे पास जितनी वसअत आएगी, जितना पैसा आएगा, जितनी डोनेशंस आएगी, उसके एतबार से हम काम करेंगे। वरना हमारा विजन, हमारा मिशन बहुत ही अजीम है, बहुत बड़ा है। हम समाज के बच्चों की मदद करना चाहते हैं, समाज की बच्चियों की मदद करना चाहते हैं, अवाम खवातीन जो परेशान हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। शादाब साहब बता रहे थे कि हमारा लॉन्ग टर्म में ये भी है कि होम टू होमलेस, अगर किसी के पास घर नहीं है, किसी का घर गिर गया है और उसको सरकारी इमदाद भी नहीं मिली है, तो हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इसमें भी हमारा ध्यान है। यानी हम अपने मोहल्ले की जो दीगर जरूरतें हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे। यानी जितना हमारे पास वसअत होगी, जितने पैसे की आमदनी होगी आगे चलकर, इंशाल्लाह उसके एतबार से हम समाज को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेंगे। समाज से लेने की हम कभी शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि हम उन लोगों में से बनेंगे समाज के लिए जिनका हाथ ऊपर हुआ करता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और शादाब साहब भी चूंकि इसके फाउंडर हैं, तो वो भी इसमें कुछ रोशनी डालेंगे। अब दोस्तों आते हैं अपने मेहमान खुसूसी को बुलाने की तरफ। तो जब आप तालीम हासिल करने जाते हैं तो कई तरह की परेशानियां आती हैं, माली परेशानी आती है, आपके पास बाद दफा वो सब्जेक्ट की मालूमात नहीं होती है, बाद दफा उस कोर्स में दाखिला लेने के लिए जो जरूरत होती है, जो शराइत होती है, जो मेहनत दरकार होती है, वो हमारे पास नहीं होते हैं। तो कई तरह की परेशानियों को, मुसीबतों को झेलना पड़ता है, और हर तरह के तालिब इल्मों को झेलना पड़ता है ना, मदारिस के तलबा को भी झेलना पड़ता है। बाद दफा जब वो जाते हैं तो देवबंद में दाखिले नहीं होते हैं। इस साल कोरोना की वजह से इस बार दाखिले बंद हैं, तो जो बच्चे हफ्तुम में थे, जो बच्चे शशुम में थे, वहां जाना चाह रहे थे, वो इस बार नहीं जा पाए। अब क्या होगा, अगले साल फिर क्या होगा, क्या उनका साल रिपीट किया जाएगा, उनको हफ्तुम में दाखिला दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस तरह की कई परेशानियां आती हैं। तो उन तमाम परेशानियों को झेलना, उन तमाम मसाइल के बावजूद आगे बढ़ते रहना। और मैं आप लोग को एक और हौसला दे दूं कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत पढ़ लिए हैं, ये बहुत डॉक्टर बन गए हैं, इन्होंने बीएड कर लिया, इन्होंने एमए कर लिया, इन्होंने पीएचडी कर ली। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश की एक कहावत है, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम।
अगर आपको गेम जीतना है तो आप गेम में रहिए, आप मैदान में उतरिए, और जो टीम में भी मैदान में उतरती है वो कभी ना कभी तो जीत ही लेती है। आप गांव में मैच खेलते हैं, देखे होंगे कि जो आपकी टीम है वो ऐसा नहीं हुआ होगा कि कभी नहीं जीती होगी, कभी हारती है कभी जीतती है। वैसे ही तालीम का हाल है। मैं अक्सर बच्चों से ये कहता हूँ कि आपको भीड़ के साथ चलते रहना है। आपको 8वीं के बाद तालीम नहीं छोड़ देनी है कि टफ है, हम फेल हो गए, हम आगे बहुत टफ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, भीड़ के साथ आप चलते रहिए। आप देखते देखते 12वीं कर लेंगे, देखते देखते ग्रेजुएट हो जाएंगे, देखते देखते आप जो है बीएड हो जाएंगे, एमएड हो जाएंगे, एमए हो जाएंगे, पीएचडी तक हो जाएंगे। आपको बस गेम में रहना होगा। मैं अक्सर जो बच्चे हमारे जरी बैग में होते हैं, हमारे दोस्त, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप है काम कीजिए, लेकिन साथ से प्राइवेट से जो एग्जाम्स होते हैं या मुस्तानिया फौकानिया के होते हैं वो देते रहें। उससे क्या होगा कि आपकी तालीमी सलाहियत भी बढ़ती रहेगी, और हमें से जो लोग भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिनको भी दुनिया देखना है, उनके पास 10वीं की सर्टिफिकेट तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी काम कराने जाएंगे, आप अगर लाइसेंस भी बनाने जाएंगे तो जो है क्या होगा, वो 10वीं की सर्टिफिकेट मांगेगा, और अगर वो नहीं है आपके पास तो बहुत परेशानी होगी। दोस्तों, अब आते हैं सादत भाई की पर्सनालिटी के ऊपर। मैं आपको बता दूं, मैं मुंबई में रहा हूँ, मुंबई में इब्तिदा में रहा हूँ करमा से पहले। तो जब मैं वहां था, यहाँ आया तो सादत भाई की बड़ी शोहरत थी मैच में, पढ़ाई में। तो हम लोग शुरू से इनके फैन रहे, और आज इतने सालों बाद अब तक हम उनके फैन ही हैं, अब तक उनके मद्दाह हैं। सादत भाई की शख्सियत, चूंकि उनके वालिद साहब तालीम से जुड़े हैं, तो उन्होंने सारी राहें, सारे मशवरे शुरू से उनको देते रहे। तो और ये कमाल की बात नहीं कि सादत भाई ने ग्रेजुएशन कर लिया या एमबीए कर लिया। अपने गांव में ऐसे भी बहुत कम एमबीए होंगे। कमाल जो मुझे लगता है, जो मेरे लिए जो मैं जिक्र करता हूँ जिसके लिए, कि उन्होंने एमबीए कर लिया, बहुत अच्छी जॉब में थे, कॉर्पोरेट की जॉब में बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत शोहरत था। लेकिन उसके बाद उनको ये एहसास हुआ, कहते हैं ना लत होती है किसी चीज की, वैसे ही तालीम की लत होती है, वैसे ही डिग्री की लत होती है। सादत भाई को वो लग चुकी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर या जॉब से जो है कुछ नहीं होगा, मुझे और पढ़ना चाहिए। और सुकून दुनिया में किस चीज में है, तो तालीम में है। तालीम को, पढ़ाई को, पेशे, इस पेशे को क्यों दुनिया का सबसे नोबलेस्ट प्रोफेशन, सबसे मुकद्दस पेशा कहा गया है? क्यों? क्योंकि जब आप किसी को तालीम देते हैं, किसी बच्चे की जिंदगी संवारते हैं, किसी के जहन में जो उसके परेशानियां है कि मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं, ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, क्या होगा, उसको दूर करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक जिंदगी बनाते हैं। एक शख्स की जिंदगी आपने चेंज की, एक फैमिली की जिंदगी आपने चेंज करी। इसलिए मैं बड़े बड़े सीईओ की हिस्ट्री जानता हूं, जो बड़े बड़े कंपनी में थे, उसकी सीईओ के पोस्ट पे थे, और वो जो है छोड़ छाड़ करके आते हैं और तालीम में लग जाते हैं। बात दफा लोग गुमनामी की जिंदगी जीते हैं, झारखंड और बिहार के किसी गुमनाम एरिया में चले जाते हैं और वहाँ बच्चों को पढ़ा करके अपनी जिंदगी सुकून से गुजारते हैं। तो तालीम का जो पेशा है वो ऐसा पेशा है। उसके बाद सादत भाई आए, बीएड किया उन्होंने, एमएड किया, एमफिल किया, जो कि पीएचडी से पहले 2 साल का कोर्स होता है, और एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम स्कॉलरशिप के लिए निकाल करके वो अब एजुकेशन से पीएचडी कर रहे हैं। और हमारे इलाके में आप दूर दूर तक अगर नजर डालें तो तालीम के मामले में कोई पीएचडी करने वाला बंदा आपको नहीं मिलेगा। और उसके बावजूद जो उनके अंदर तवाज़ो है, अगर मैं देखता हूँ अक्सर बच्चों को लेकर के उनसे पूछते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, क्या पढ़ रहे हो, आगे क्या करना है, ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, ये अप्लाई करो, वैसे अप्लाई करो। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और हम लोग खुद सादत भाई से ग्रेजुएशन के बाद मैंने मशवरा लिया था क्या करना है, एमए के बाद भी मशवरा लिया। मेरा भी जब एक एग्जाम निकला था, सादत भाई ने बाकायदा मुझे मुबारकबाद दिया था उस बात पर। और हम लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं मोटिवेट, लर्निंग, उनसे मैं सीखता रहता हूँ। एक बार मैंने एक मजमून लिखा था, जो अखबार को मुझे जिसमें भेजना था वो दूसरे फॉन्ट में भेजना था। वो मुझे आता नहीं था कि उर्दू के उस फॉन्ट को जो अखबार में कबूल होता है वो कैसे लिया जाए। तो मैंने सादत भाई को भेजा और फिर उन्होंने उसको कन्वर्ट करके वो जो है मुझे दिया, फिर वो जो अखबार में छपा था। तो मैंने भी बहुत मदद ली है इनसे और आगे भी लेता रहूंगा। तो दोस्तों, सादत भाई हमारे गाँव के लिए एक बेहतरीन आइडियल है। और हमारे लिए तो साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शादी होने के बावजूद, बाल बच्चे के होने के बावजूद, और आपकी फैमिली के अंदर भी इतनी कनात, इतना सब्र और इतना सुकून है कि वो जो है आपको इतनी मोहलत दे सके कि आप शादी के बाद भी, बाल बच्चों के बाद भी पढ़ सके, सुकून से अपनी तालीम, अपना रिसर्च जारी कर सके। दोस्तों, इनके लिए और इनकी पूरी फैमिली के लिए और उनके जज्बे के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और उस ताली की गड़गड़ाहट में मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आए, बताएं कि उन्होंने ये सफर कैसे तय किया, किस किस तरह की मुश्किलात हुई, और वो जो है हम सबको बताएं। और ये बताएं हमारे तलबा को कि हमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि उनका फील्ड ही तालीम है। वो बच्चों का सर्वे करते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कमजोरी है, क्या तरीके तालीम होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए।
वो हमें बताएंगे। इससे पहले हमारे दो चीफ गेस्ट आ चुके हैं, शादाब साहब उनका भी